अब तक हम एक्सियली लोडेड मेंबर और टॉर्शनली लोडेड मेंबर्स के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट पर आएंगे जिसमें हम बीम्स बेंडिंग के बारे में बात करेंगे। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें हम प्योर बेंडिंग के केस में जो बीम में स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। बीम्स का इस्तेमाल बहुत आम है तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स में, चाहे वो मैकेनिकल हो, एरोस्पेस हो, सिविल हो या कोई भी और हो। बीम को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो बीम को डिफ़ाइन करना भी काफ़ी आसान है कि बीम की एक डायमेंशन जो है वो बाकी डायमेंशनों के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। वो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बड़ी तक हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एक बीम है, इसकी जो ये डायमेंशन है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कहेंगे वो बाकी इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। बीम के क्रॉस सेक्शन की शक्ल भी एक से ज़्यादा तरीके की हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने जो क्रॉस सेक्शन है इसको आई बीम कहलाते हैं क्योंकि इसकी शक्ल आई के जैसी है। इसमें ख़ास बात सिर्फ ये होगी जिन बीमों से हम मामला करेंगे कि उनकी क्रॉस सेक्शन जो है वो सिमेट्रिक हों। जैसे कि ये हमारे सामने मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये वाली शेप है जैसे कि स्क्वायर, और ये एक सर्कुलर, ये आई बीम। और ना सिर्फ ये कि इनकी शक्ल इस तरह की हो, ये हॉलो भी हो सकती हैं, लेकिन ये सिमेट्रिक होंगी वर्टिकल एक्सिस में। ये वर्टिकल एक्सिस जो सफ़ेद रंग की लकीर से लगाया गया है ये इसके गिर्द सिमेट्रिक होंगी। और सिमेट्री जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री की नहीं होगी बल्कि मटेरियल और लोडिंग की भी सिमेट्री होगी इस वर्टिकल एक्सिस के गिर्द। और अगर आप इसको 3 डायमेंशन में विजुलाइज करें, क्योंकि बीम की लंबाई जो है वो स्लाइड के अंदर की तरफ है और हम सिर्फ इसको क्रॉस सेक्शन की तरफ से देख रहे हैं, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये एक्चुअली एक प्लेन है जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो कंप्लीट बीम जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिहाज से सिमेट्रिक होगी, ना सिर्फ लोडिंग में बल्कि ज्योमेट्री में और मटेरियल में भी। मटेरियल की एक और लिमिटेशन है, वो ये कि हम लीनियर इलास्टिक रेंज में रहेंगे। अब हम बीम सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। बीम सपोर्ट्स 2 तरह की होंगी, या तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होंगी जो आपको इस स्लाइड पर नज़र आ रही हैं, या स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होंगी। स्टैटिकली डिटर्मिनेट के केस में जैसे ये सिंपली सपोर्ट है या कैंटिलीवर है या ओवरहैंगिंग बीम है, इसमें अगर हमें सपोर्ट पता हो और हमें लोडिंग मुकम्मल तौर पर पता हो तो हम इंटरनल फोर्सेस और मोमेंट जो बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर हैं मौजूद हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट में ऐसा नहीं है। आपके सामने ये 3 स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम सपोर्ट्स हैं। इसमें हमें अगर लोडिंग पता भी हो तो हम इंटरनल फोर्सेस और मोमेंट जो बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर ऐड कर रही हैं वो हम नहीं निकाल सकते, बल्कि हमें इजाफी मालूमात दरकार होंगी। बीम पर जो एक्सटर्नल लोड हैं वो बुनियादी तौर पर 2 तरह के हैं, या वो कंसंट्रेटेड लोड हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैं। तीसरी चीज़ ज़ाहिर है कि उनका कम्बिनेशन है। कंसंट्रेटेड लोड जैसे कि आपके सामने ये फिगर है, एक कंसंट्रेटेड फोर्स की सूरत में होती है और ये फोर्स एक बीम पर एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसी तरह वो कंसंट्रेटेड मोमेंट के किसी एक पॉइंट पर एक मोमेंट लग रही है उसकी शक्ल में भी होती हैं। दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो फोर्स है जो कि किसी ख़ास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, जैसे कि आपके सामने है, और उस केस में हमें इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की इंटेंसिटी मालूम होगी। तीसरी चीज़ है कि इनका कॉम्बिनेशन हो, कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, कुछ कंसंट्रेटेड फोर्स है और कुछ कंसंट्रेटेड मोमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट भी होती है, मगर जनरली इसके केसेस बहुत कम आते हैं, तो हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इनकी यूनिट्स पर अगर आएँ
तो जो कंसंट्रेटेड फोर्स होगी वो न्यूटन में होगी, मोमेंट जो होगी वो न्यूटन मीटर में होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगी वो न्यूटन पर मीटर में होगी। अगर ये फोर्सेस हमें पता है और हमें सपोर्ट्स का पता है तो हम हर क्रॉस सेक्शन पर, चाहे वो कहीं पर भी हो, हम इंटरनल फोर्स और इंटरनल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब हम एक मिसाल से इंटरनल फोर्स निकालने के तरीके को ज़रा वाज़ेह करेंगे। हमारे सामने ये एक बीम है ए बी, इस पर लोड कुछ लगा हुआ है, दो कंसंट्रेटेड फोर्सेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, और हम सेक्शन सी पर इंटरनल फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम बीम को आइसोलेट कर लेंगे इनके जो एक्सटर्नल रिएक्शन है उससे, और जब वो हम आइसोलेट कर लेंगे उसके बाद फिर हम सेक्शन सी पर एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कट लगाएंगे और बीम का लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट वो आइसोलेट कर लेंगे। और जब हम कट लगाएंगे और आइसोलेट करेंगे तो ज़ाहिर है कि जो राइट पार्ट को कुछ फोर्सेस और मोमेंट रिप्लेस करेंगी, और अगर हम राइट वाला पार्ट रख लें और लेफ़्ट वाले को छोड़ दें तो बीम के जो लेफ़्ट एंड है उस पर कुछ इंटरनल फोर्सेस और मोमेंट जो है वो उसके बदले में आएंगी। तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये बाएं तरफ वाले हिस्से को रख लेते हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट m और ये shear फोर्स v ये यहाँ पर एक्ट करेगी, और हम इस पर हमें ये r a p1 w पता है तो हम m और v स्टैटिक्स की इक्वेशनों से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें और इस पार्ट को रख लें जो दाहिनी तरफ है, जो कि आपके सामने यहाँ पर है, इस पर फोर्स ये P2 और RB लगी हुई है, तो shear फोर्स V और बेंडिंग मोमेंट M ये यहाँ पर लगेंगी। चूँकि हमने लेफ़्ट पार्ट अलग कर दिया है तो उसके बदले में ये आ जाएंगी। तो अब हम स्टैटिक्स की मदद से ये दो अननोन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हमें पता है कि ये m इस m प्राइम के बराबर होगा, ये v इस v प्राइम के बराबर होगा, और इनकी डायरेक्शन भी आप देखिए तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाली डायरेक्शन है, ताकि जिस तरह हमने हाइपोथेटिकली अलग किया था अगर हम इसको हाइपोथेटिकली वापस जोड़ दें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये बीम मुकम्मल तौर पर बन जाएगी। इंटरनल शेयर फोर्स और इंटरनल बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन पर हम क्विकली बात कर लेते हैं। शेयर फोर्स उस वक्त पॉजिटिव होगी जब अगर लेफ़्ट पार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, अदरवाइज़ वो नेगेटिव होगी, यानी कि जब लेफ़्ट पार्ट नीचे आ रहा है। मुख्तसरन इसको इस तरह समझिए कि अगर हमने जो प्लेन ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल कट लगाया हुआ है, अगर उस पर हम शेयर फोर्स पॉजिटिव ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव शेयर फोर्स इस तरह होगी, क्योंकि यही वो पॉजिटिव शेयर फोर्स है जो राइट वाले पार्ट को नीचे की तरफ करेगी और ऊपर लेफ़्ट वाले पार्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी, जो कि यहाँ पर वाज़ेह है। लेकिन यही शेयर फोर्स जब दूसरे तरीके से देखेंगे कि अगर हमने राइट वाले बीम का पार्ट रखा हुआ है और पॉइंट सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा रिमेनिंग बीम के लेफ़्ट पर है, तो जो शेयर फोर्स ऊपर है वो ऊपर की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि फिर ये शेयर फोर्स इंश्योर कर रही है कि लेफ़्ट वाला पार्ट ऊपर की तरफ मूव करे। बेंडिंग मोमेंट उस वक्त पॉजिटिव होगी जबकि टॉप वाला पार्ट जो है वो कंप्रेशन में होगा, जिस तरह ये है, और बॉटम वाला पार्ट टेंशन में होगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट जो है ये पॉजिटिव होगी। जिस तरह के यहाँ पे ये दोनों बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव ड्रॉ हुई हुई है कि अगर ये बीम का ये वाला पार्ट है, यानी राइट वाला होल्ड किया हुआ है हमने और लेफ़्ट वाले पर हमारा सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। इसी तरह अगर लेफ़्ट वाला होल्ड किया हुआ पार्ट हमने और राइट वाले जो सेक्शन है वो राइट पर है और राइट वाला हमने जो है वो उसको निगलेक्ट किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट जो इस तरह है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि यही वो बेंडिंग मोमेंट है जो इस तरह की शक्ल बीम को देगी। और जाहिर है कि इसका जो अपोजिट केस है वो नेगेटिव है। जब भी हम किसी सेक्शन को काट के इस पर जो हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जब ड्रॉ करेंगे तो हम पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे बाय कन्वेंशन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो फिर हम कहेंगे कि उसका जो डायरेक्शन है वो जो हमने एज्यूम की थी उसके ऑपोजिट है।
जिन बीम से हम डील कर रहे हैं उसमें इंटरनल फोर्स में इंटरनल शेयर फोर्स है और इंटरनल बेंडिंग मोमेंट है, और ये पैदा हुई हैं इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से। अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखें और उन पे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको अगर हम क्लोजली देखें तो हर पॉइंट का एक, हमने जिस तरह कहा है कि हर पॉइंट एक एक्चुअली छोटा सा एरिया है DA, तो उस पर 3 स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स सी। और ये हमारा एक्सिस सिस्टम भी आप ज़रा इस वक्त देख लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो इन तीनों शेयर, 2 शेयर और एक नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है। लोडिंग इस तरह की है कि टाउ एक्स सी 0 होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। टाउ एक्स वाई को अगर हम रिस्पेक्टिव एरिया जो इसका अपना एरिया है उससे मल्टीप्लाई करें और पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करें तो हमें शेयर फोर्स भी मिल जाएगी। और सिग्मा एक्स को अगर हम उसके रिस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें दे देगा कि वो कितनी मोमेंट दे रहा है, वो सिग्मा एक्स जी एक्सिस के गिर्द। और फिर हम इसको सबको इंटीग्रेट करें पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो हमें इंटरनल बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगी। अच्छा, वो केसेस जिनमें शेयर 0 हो, जो कि होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं, तो उसको हम प्योर बेंडिंग का केस कहते हैं। तो हम सबसे पहले प्योर बेंडिंग से ही डील करेंगे। अब इसमें है ये कि अमूमन हमें बेंडिंग मोमेंट पता होता है क्योंकि हम वो स्टैटिक से निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स हम नहीं निकाल सकते और यही चीज़ है जो कि हम निकालना चाहते हैं। वाई और DA ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जनरली हमें पता होती हैं। तो अब हमने बेसिकली इस रिलेशनशिप से हमने सिग्मा एक्स निकालना है, और चूंकि हमें सिग्मा एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, लेकिन इसकी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हमें चूंकि नहीं पता, अगर हम पता होती तो हम इंटीग्रेशन कर लेते। अब चूंकि हम ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो ये एक तरह का स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट केस हो गया है और हमें डिफॉर्मेशन पर जाना पड़ेगा। एक सवाल जो यहाँ ध्यान में आता है कि जी सिग्मा एक्स जो है, इन सारों को अगर हम सम अप करें इस तरह और उनको इंटीग्रेट करें तो हमें वो एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्यों नहीं देती। चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई इंटरनल फोर्स नहीं है तो सिग्मा एक्स हमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही देगी और एक्सियल फोर्स नहीं देगी। इस पॉइंट को हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि बीम पर अगर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगी हो तो इसकी डिफॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम जो है बीम जब अनलोडेड सिचुएशन में होती है तो उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जैसे ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने, हम कुछ लाइनें लगा लेते हैं। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये लाइन लगा ली काफ़ी सारी, और इसी तरह ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी इस तरह लाइनें लगा ली। ये लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। और अगर आप इसको बीम को 3D सिचुएशन में देखें तो ये लाइनें जो है ये हमने बीम के टॉप पे भी लगाई है। अब हमने बीम को बेंड किया, यानी कि इस पर लोड लगाया, और हमने देखा कि इन लाइनों के साथ बेसिकली क्या हुआ है। अब आप इसको देखें, ये तमाम लाइनें आइडियली 90 डिग्री हैं, ये तमाम लाइनें स्ट्रेट हैं। तो एक लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये एक क्रॉस सेक्शन को से डील कर रही है। ये लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रहा है उससे डील कर रही है। तो हम ये देखेंगे, और ये हमारी बीम की अजम्पशन में भी आता है कि ये जो पूरी बीम है ये एक सर्कुलर आर्क का पार्ट बन जाएगी और जिसका सेंटर ये C होगा। यानी कि हर लाइन, ये लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो, ये हो और ये आखिरी हो, ये जो लाइन है ये एक कंसेंट्रिक सर्कल का सेट समझें आप इसे, और ये उसका एक हिस्सा है, आर्क है।
फिर हम ये देखेंगे कि जो प्लेन सेक्शन है, यानी कि ये जो एक हमारा क्रॉस सेक्शन जो एक प्लेन है, ये प्लेन ही रहता है, यानी कि किसी और फॉर्म में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन ही रहती है। और इसका जो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री था, इस सर्कुलर जो अब सर्कुलर आर्क बन गई है, उससे वो 90 डिग्री मेंटेन ही रहता है। तो ये प्लेन सेक्शन, एक तो ये कि प्लेन है, स्ट्रेट है, इसका मतलब है कि कोई इसमें आगे पीछे कुछ नहीं है, और दूसरा ये 90 डिग्री के मेंटेन हुए हैं, यानी कि जिसको हमने यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन नॉर्मल टू मिड प्लेन रिमेन्स नॉर्मल। तो गोया ये 90 डिग्री जो है, यहाँ कोई भी एक मिड प्लेन आप ले लें, यहाँ पर ये एक प्लेन फॉर एग्जांपल ले लें बीच वाली, तो ये उसके 90 डिग्री ही है। इस पर थोड़ा सा एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं कि 90 डिग्री जब मेंटेन रहे तो इसका मतलब होता है कि शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो ज़ीरो है, और शेयरिंग स्ट्रेन ज़ीरो का मतलब है कि शेयरिंग स्ट्रेसेस भी ज़ीरो हैं। तो ये एक प्योर बेंडिंग की सिचुएशन है। मज़ीद आगे देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें थीं जो कि हमने पिछली स्लाइड में दिखाई, इनको फाइबर का भी नाम दिया जाता है। तो इनकी जो लंबाई थी, लेट से वो डेल्टा एक्स थी, किसी भी एक फाइबर की लंबाई डेल्टा एक्स थी। तो इनमें जो टॉप के फाइबर हैं, उनकी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है, और जो बॉटम के फाइबर हैं उनकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि हमने इस पर बेंडिंग मोमेंट लगा दी है। तो टॉप पर कंप्रेशन है और बॉटम पर टेंशन है। अच्छा जी, तो ये जिस तरह हमने कहा कि ये सारे जो हैं एक कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं और सेंटर उसका सी है, तो सी का डिस्टेंस मुख्तलिफ फाइबर से देखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर टॉप जो है वो कंप्रेशन में है और बॉटम टेंशन में है, तो एक ऐसा फाइबर या एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूर है जिसकी लंबाई में कोई तब्दीली नहीं आई। तो लेट्स से कि वो लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, DE है वो लाइन। तो हम अपना एक्सिस सिस्टम उस लाइन पर ले आएंगे, पहले वो बॉटम पे था, हम उस लाइन पर ले आएंगे जिस पर के लंबाई में कोई तब्दीली नहीं आई है। उसकी लंबाई अगर ओरिजिनली डेल्टा एक्स थी तो वो अभी भी डेल्टा एक्स। अब कोई भी एक जनरल फाइबर अगर आप लें, लेट से, या जनरल हॉरिजॉन्टल लाइन लें, मसलन JK, तो JK का भी डिस्टेंस हम नाप सकते हैं दो तरीके से। एक तो हम उसका डिस्टेंस नापें वो उस फाइबर से जिसकी लंबाई में तब्दीली नहीं आई है, वो डिस्टेंस y है। दूसरा हम नाप सकते हैं कि अगर हम C से मेजरमेंट्स करें। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि C से जो मेजरमेंट है ये DE की, उसका नाम हमने रो दे दिया। अब कोई भी जो जनरल है उसको हम रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी नाप सकते हैं। मसलन ये डिस्टेंस जो होगा वो रो माइनस वाई होगा। इसका एक ख़ास नाम भी रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल फाइबर। क्रॉस सेक्शन में भी आप इसे देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल वाला फाइबर है, तो इसको न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। ये कोई जनरल फाइबर है, ऊपर है, और ये टॉप फाइबर है और ये बॉटम फाइबर है। टॉप फाइबर का डिस्टेंस जो कि न्यूट्रल एक्सिस से है उसको हम C का नाम देते हैं। यहाँ पर जो C है वो ये वाला है, और बॉटम पे अगर हम देखें तो बॉटम फाइबर जो है उसका डिस्टेंस टॉप फाइबर के मुकाबले में कम है। तो ये इन दोनों में जो ज़्यादा होता है उसको C का नाम दिया जाता है। तो अभी तक जो बात की हुई है उससे सिर्फ अभी तक ये बात हमें समझ में आई है कि बीम जो है वो एक सर्कुलर आर्क में बेंड हो गई है, उसके जो टॉप फाइबर हैं वो कंप्रेशन में चले गए हैं, जो बॉटम फाइबर हैं वो टेंशन में चले गए हैं, और जो उसका एक्सिस सिस्टम है वो हमने अपने इस हिसाब से प्लेस कर लिया है कि उस फाइबर पर आ गया कि जिस फाइबर की लंबाई में कोई तब्दीली नहीं आई, उसकी लंबाई वही है जो कि ओरिजिनली थी। उसका नाम न्यूट्रल फाइबर या क्रॉस सेक्शन से अगर देखें तो न्यूट्रल एक्सिस का नाम दे दिया गया है, और बाकी हम अपनी मेजरमेंट्स तमाम उस हिसाब से कर सकते हैं। बीम की लंबाई जो है उस हिसाब से हम उसको एंगल थीटा से भी रिलेट कर सकते हैं अगर हमें रो और वगैरह में पता हो। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये जो बीम पर जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लगी हुई और यहाँ पर लगी हुई वो पॉजिटिव इन नेचर है,
मगर पॉजिटिव बीम जो है वो टॉप पे कंप्रेशन पैदा कर रही है और जो बॉटम पर है वो टेंशन, यानी कि उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है कि सिग्मा एक्स वहाँ पे नेगेटिव है और टेंशन का मतलब होता है कि सिग्मा एक्स वहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसके साइन वगैरह का भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अब हम हुक्स लॉ को इन्वोक करते हैं। तो सिग्मा एक्स जो है वो कुछ भी नहीं है बल्कि ई इंटू एप्सिलॉन एक्स है। तो वो हमने सिग्मा एक्स को इस तरह लिख लिया कि इक्वल टू माइनस ई ओवर रो वाई। अच्छा, इसको हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू हम उस वक्त होगी सिग्मा एक्स की जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वाई की वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त है जब वाई की वैल्यू सी के बराबर है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा की, ये वैल्यू वेरी करती है। वाई इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू से सम पॉजिटिव वैल्यू पर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू तुम्हें पता है वो उसको हमने नाम दिया है सी का। तो हम ये रिलेशनशिप इन दोनों की मदद से बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हैं जैसे हमने एप्सिलॉन की रिलेशनशिप लिखी, यानी कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई ओवर सी। तो इसका मतलब है कि सिग्मा जो है, सिग्मा एक्स जो है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है डिस्टेंस वाई के हिसाब से, और डिस्टेंस वाई जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से लिया जाएगा। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो सिग्मा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब सिग्मा x जो है वो मैक्सिमम उस वक्त होगा जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो गोया कि ये एक इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिग्मा x की होगी। न्यूट्रल एक्सिस पर सिग्मा x 0 होगा, फिर लीनियरली बढ़ता 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 वो वहाँ पर चला जाएगा टॉप फाइबर पर, वहाँ पर सिग्मा x की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और उसी स्लोप से ये बढ़ते बढ़ते एक और मैक्सिमम वैल्यू समझ लें आप इसे, उस पर चला जाएगा। डायरेक्शन उसकी जो आप उस पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि ये यहाँ पर है कि हम y जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करते हैं। तो ये ऊपर वाली तरफ जो है वो y अगर हम देखें कि लेट्स से कि माइनस है या प्लस है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो उल्टी वैल्यू होगी। तो नतीजा ये होगा कि यहाँ पे जो भी सिग्मा की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो नीचे होगी न्यूट्रल एक्सिस के। और अब आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वाकई इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक तरह का बेंडिंग मोमेंट देंगी इस क्रॉस सेक्शन पर, वो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं जबकि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, यानी कि हम लीनियर इलास्टिक रेंज में हैं। जैसा कि हमने देखा न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर स्ट्रेस की नेचर कंप्रेसिव और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल है। अपने क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हमें पता है और स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन में भी पता है। तो लिहाजा हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर इस स्ट्रेस को अगर हम चाहें तो इक्विवेलेंट फोर्स में जो कि कंप्रेसिव में होगी उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं, और यही काम हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे भी कर सकते हैं। चूँकि एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें ज्योमेट्री की तमाम चीज़ें पता है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं जो कि एक एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये एक हमें कपल देगी जिसकी वैल्यू हमारे सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट है उसके बराबर है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हमारा एक्सिस सिस्टम जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पर है, मगर हमें न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन नहीं पता। ये भी हम बात कर चुके हैं कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो है, इंटरनल नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हम तमाम पॉइंट्स पर जो सिग्मा एक्स है उनको रिस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करते हुए पूरे क्रॉस सेक्शन पर अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें ज़ीरो मिलना चाहिए क्योंकि कोई नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है। सिग्मा एक्स हमने पता कर लिया है कि ई ओवर रो इंटू वाई है, तो हमने ई ओवर रो वाई डी ए इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलना चाहिए।
ई ओवर रो जो है वो कांस्टेंट है, वो हम बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल जो है ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट मोमेंट जो है, अगर न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द हम एरिया का फर्स्ट मोमेंट लें तो वो 0 होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर हमारा एक्सिस सिस्टम जो है वो सेंट्रॉइड पर हो और फिर हम अगर फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लें तो वो 0 होता है, जिसका मतलब हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रॉइडल एक्सिस के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है और ये एक ही चीज़ है। या आप यूँ कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंट्रॉइड पर है, लिहाजा हमें न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन अब पता चल गई। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है सिग्मा एक्स की वो भी हम पता कर सकें। नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हम इस इंटीग्रल का सहारा लेंगे, यानी कि बेंडिंग मोमेंट m जो है वो बराबर है y सिग्मा एक्स डी ए, जो कि इंटीग्रेटेड ओवर इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब हमें सिग्मा एक्स पता है जो कि हमें पहले नहीं पता था, तो हम सिग्मा एक्स की जगह हम माइनस वाई ओवर सी सिग्मा मैक्स डी ए लिख देंगे। और इसमें अगर आप देखें तो सिग्मा मैक्स जो है वो हमें ये पता है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दो चीज़ें हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो जब हम उसे बाहर लाएंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर वाई स्क्वायर डी ए बच जाएगा, जिसको हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो गोया कि m इज इक्वल टू माइनस सिग्मा मैक्स आई ओवर सी, ये रिलेशनशिप जो है ये आ गई हमारे पास। और इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू माइनस एम सी ओवर आई, जिसको हम माइनस एम ओवर एस भी कभी कभी कह देते हैं, जहाँ एस का मतलब होता है कि एस इज इक्वल टू आई ओवर सी, और इसको हम सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। और फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि सिग्मा मैक्स अगर ये है तो, लेकिन किसी और इंटरमीडिएट पॉइंट पर अगर हमने सिग्मा एक्स निकालना हो तो वो माइनस एम वाई ओवर आई होगा। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो नेगेटिव सिग्मा एक्स यानी कि कंप्रेसिव सिग्मा एक्स देगी, जो हम पहले देख चुके हैं। बीम में जो कि अंडर प्योर बेंडिंग है उसमें नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने डेवलप कर लिया कामयाबी से। अब हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, कुछ प्री रिक्विजिट होंगी। तो ये है कि पहले हमारे पास जो भी बीम होगी हम उसमें अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएंगे कि वो कौन सा क्रॉस सेक्शन है जहाँ पर कि हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं। और वो जगह भी हो सकती है कि जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है या मैक्सिमम शियर है, तो हमें वो जगह या तो ढूंढनी पड़ेगी हमें, या वो जगह दी हुई होगी। तो अमूमन इस काम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमें बता देते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है। तो ये वाला स्टेप तो हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है कि जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है उसकी जो शेप है, उसकी जो शक्ल है, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने उसमें निकालना है कि उसका न्यूट्रल एक्सिस किधर है, यानी कि उसकी सेंट्रॉइड की लोकेशन निकालनी है। जब सेंट्रॉइड की लोकेशन हम निकाल लें तो उसके बाद फिर हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द। जब ये हमारा निकल जाता है और हमें मोमेंट की वैल्यू पता होती है तो फिर हम फ्रैक्चर फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, जबकि सी जो है वो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम फाइबर का, या सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई कि अगर हमें टॉप या बॉटम फाइबर के बजाय बीच में किसी जगह पे चाहिए तो न्यूट्रल एक्सिस से वो जो भी डिस्टेंस होगा वो वाई कहलाएगा। तो वो बाद वक़्त ये होता है कि डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिग्मा की वैल्यू का कुछ अंदाज़ा होता है और हम बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करना चाहते हैं। तो अभी हम ये आपको बता सकते हैं कि जितनी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही सिग्मा कम होगा। जितनी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना सिग्मा कम होगा, चाहे वो सिग्मा मैक्स हो या कोई इन बिटवीन सिग्मा हो यानी कि सिग्मा एक्स। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप
का एक क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने पर वो तो अंदाजे से या मटेरियल की जो बर्दाश्त करने की ताकत है उससे ज़्यादा है, तो फिर आप क्रॉस सेक्शन ऐसा लेंगे जिसमें आई की वैल्यू जिस क्रॉस सेक्शन की ज़्यादा हो। बीम में स्ट्रेस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमने डेवलप किया, जिसको फ्लेक्चर फार्मूला भी कहते हैं, वो है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, और जो भी जनरल वैल्यू अगर सिग्मा की निकालनी है वो है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई, यानी कि सिग्मा सिर्फ वाई का फंक्शन है। इसको अगर हम इधर देखें तो आउटर मोस्ट फाइबर पर ये सिग्मा मैक्स है और ये डिस्टेंस सी है, तो हमें अगर ये कैलकुलेट करना हो तो m और i हमें पता होते हैं, तो ये c को इस्तेमाल करके और ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। और न्यूट्रल एक्सिस से लेके यहाँ कहीं भी अगर हमने निकालनी हो तो वहाँ पर हम y की वैल्यू में पता हो तो हम ये वाली वैल्यू जो स्ट्रेस की है वो निकाल लेते हैं, या और नीचे ये वैल्यू निकाल लेते हैं या ये वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो जो हमें नज़र आ रही है ये 2D सिचुएशन है। 3D सिचुएशन कुछ इस तरह होगी कि ये लेट से हमारी बीम है और ये वो क्रॉस सेक्शन है जो हमारे इंटरेस्ट का है, उसकी विड्थ b है और हाइट h है, न्यूट्रल एक्सिस बीच में है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल है। आउटर मोस्ट फाइबर यानी कि यहाँ पर जो कि इस फिगर में एक पॉइंट की फॉर्म में नज़र आएगा वहाँ सिग्मा मैक्स है, और जो बॉटम मोस्ट फाइबर है उसमें जो हमें यहाँ पर यानी कि थ्रू आउट यहाँ पर वो टेंसाइल मैक्सिमम सिग्मा एक्स है। अब इन बिटवीन अगर हम निकालेंगे इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए तो कोई वैल्यू आ जाएगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर भी पता चल जाएगी। लेकिन 3D में बेसिकली ये वैल्यू जो है ये थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द बीम ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। गोया अगर हमने लेट से यहाँ पर वैल्यू निकाल ली या यहाँ पे वैल्यू निकाल ली तो वो थ्रू आउट विड्थ जो बीम है वो वैल्यू कांस्टेंट है। और उसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है कि स्ट्रेस जो है वो z डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, सिर्फ y डायरेक्शन में चेंज हो रही है। स्ट्रेन और डेफॉर्मेशन की गुफ्तगू में हमने ये कहा था कि अगर प्रिज्मेटिक बीम जो कि प्योर बेंडिंग के असर में है तो वो जब बेंड होगी तो वो एक सर्कुलर शेप में बेंड होगी जिसका रेडियस रो होगा। फिर वहाँ से हमने ये रिलेशनशिप डेवलप की कि जो स्ट्रेन है वो -1/ρy के बराबर है, और यहाँ से हमने हुक्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए अपना फ्रैक्चर फार्मूला डेवलप कर लिया कि सिग्मा x इज इक्वल टू -my/i। अब अगर हम सिग्मा x की जगह एप्सिलॉन x रिप्लेस कर दें तो हमें राइट साइड पर e से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन x इज इक्वल टू -my/ei भी लिखा जा सकता है। लेकिन एप्सिलॉन x जो है वो -1/ρy के भी बराबर है, तो हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो हम रो के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो 1/ρy इज इक्वल टू my/ei, और आप लिख सकते हैं कि 1/ρ इज इक्वल टू m/ei, और ये हमारे जहन में रहे कि m जो है वो x का फंक्शन है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ρ इज इक्वल टू ei/m, और चूँकि m जो है वो x का फंक्शन है तो रो भी x का फंक्शन होगा। इधर 1/ρ इज इक्वल टू m/ei, और 1/ρ को हम कर्वेचर के नाम से जानते हैं, तो लिहाजा हम इस इंफॉर्मेशन को जब भी हम कभी डिफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।